अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुशामदीद। 13वां दिन है जी आज ईरान इसराइल जंग का। ये वो जंग है जिसे 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म करने का प्लान किया था। सुप्रीम लीडर मार देंगे, वज़ीर दिफा मार देंगे, सारे लोगों को मतलब फारग कर देंगे। टॉप लीडरशिप जब मारी जाएगी तो पीछे ये कैसे रजिस्ट कर सकेंगे, और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की रजीम इधर चेंज करेंगे। इस्लामी इनकलाब ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर वो दोबारा से बादशाह जो पहलवी की ख़त्म हुई थी वो आगे उसकी गंदी नस्ल को बिठा दिया जाएगा। अब हुआ ये कि जनाब बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स, और जो वेनेजुएला मॉडल दिमाग में सोच कर वो इधर आए थे, जनाब रेजिस्टेंस इस लेवल पर शुरू हो गई कि अब उनको अपनी पड़ गई है। और ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, ईरान की जानिब से किस किस जगह पर हमले किए जा रहे हैं, और जवाबी तौर पर अमेरिका ने भी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा हमला किया है ईरान के अंदर। उस सिलसिले में भी आपको अभी तफसील बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बता दूँ कि कल से लेकर अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर का सबसे ज़्यादा चर्चा है, और वो खबर है जनाब नेतन्याहू की मौत के हवाले से। अच्छा, पहले तो चूँकि सोशल मीडिया है, ख़बरों पे ख़बरें आ रही हैं, पता नहीं क्या वो कहते हैं कि साथ झूठ सब पेली जा रहे हैं। अब बात जहाँ पर ये कि असल खबर कहाँ से लाई जाए, तो इस मकसद के लिए मैं आपको बताऊँ कि नेतन्याहू के हवाले से इस बारे में अब ये बात ख़ुद इसराइल मीडिया की तरफ से भी तस्लीम की जा चुकी है कि चीज़ें डाउटेड हैं। यानी नेतन्याहू मारा जा चुका है, मतलब वो अब इज़ नो मोर। और अब इस सिलसिले में पिछले 5 दिन से वो गायब है। 5 दिन से नेतन्याहू की जो उसकी एक्टिविटीज़ थी वो कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रही। दूसरी जो थोड़ी बहुत अपीयरेंस आ रही है, उस अपीयरेंस के हवाले से यही बात है कि जो क्लोन है उसका हमशक्ल बनाया गया है, और उसके हवाले से सिर्फ एक मोराल कायम रहे, उसको सिर्फ थोड़ा सा दिखा दिया जाता है, पीछे हटा दिया जाता है। लेकिन जो तकरीबात में आना जाना और मौजूदा हालात में फ़ौज के अंदर जाकर उनका मोराल बढ़ाना, जो कि हमें इससे पहले गज़ा के अंदर नज़र आता रहा है, तो इस किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। और यहाँ तक कि जो एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान आउट थी उन पे भी ये नहीं जा सके। अब मज़र बात जहाँ पर ये है कि ये मारा अभी नहीं गया, ये मारा बहुत पहले गया। अब से तकरीबन 2 हफ्ता पहले, हफ्ता डेढ़ पहले जब पहली दफ़ा इसके मरने की खबर आई थी, तो उस वक्त भी कहा गया कि ये तो बस र्यूमर है और इसमें कुछ नहीं है। इसराइली मीडिया की तरफ से ख़ास तौर पर इसको निगेट कर दिया गया था। तो मैं आपको ये बताऊं कि अब वही इसराइली मीडिया जो है ना इस बारे में तस्लीम कर रहा है कि जनाब एक तो वो हार गए, अपनी हार को भी तस्लीम कर रहा है, दूसरा वो इस बात को भी तस्लीम कर रहा है कि भाई अब जो है नेतन्याहू सब हैं कि तब भाईजान वो बागड़ बिल्ला बहु बिल्ला कितने चला गया। यानी मतलब ये कि अब उनकी तरफ से भी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें वो चीज़ खुद उनकी तस्लीम हो रही है कि वो किसी भी हमले में मारे जा चुके हैं। अच्छा, अब बज़र बात है कि वो मारे कब गए हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो मारा तभी गया जब उसका भाई उसके साथ, जब मतलब पिछले दिनों खबर आई थी कि उसका भाई मारा गया है, हमला उस पर हुआ, ज़द में आके उसका भाई मारा गया। तो भाई जिस जगह पर नेतन्याहू को हमला किया गया था उसी जगह पर उसका भाई भी बैठा था, तो दोनों, एक बच गया दूसरा रह गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोनों भाइयों को ईरान के मिसाइल ने उड़ा कर रख दिया, चीथड़े उड़ा दी हैं। अब तो उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है, वो तस्वीर आप देख चुके हैं। और अब बात ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त राइट नाउ इसके जहन्नुम वासिल होने के बाद सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल गई है। सिचुएशन इस तरह बदल गई है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो नेतन्याहू जिसको करप्शन पर सज़ा होने वाली है, वो सिर्फ अपना वो जो ओहदा है उसकी वजह से बैठा हुआ था, आज मरने के बाद उनकी पार्लियामेंट उन्हें कह रही है कि नहीं, इसको हमें वो कहते हैं कि सज़ा देनी है। और हालत जहाँ पर ये है कि उस वज़ीर आज़म जो कि इसराइली वज़ीर आज़म है, इसराइली वज़ीर आज़म की मौत पर ख़ुद इसराइल के अंदर खुशी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जनाब ये सारा जो हमारी ज़ात पे तबाही आई हुई है इसकी वजह से आई हुई है। तो मेरा मकसद जहाँ पर ये है कि इस वक्त राइट नाउ इस जंग के अंदर इनकी हार इस बात से वाज़े है कि मेन इनका जो पिल्ला था वो मारा जा चुका। दूसरी तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उसके बयानात में पहले वाली वो ताकत नहीं रह गई है, और इन महज 6 दिन के अंदर अंदर 11.3 बिलियन डॉलर यानी 11.31 बिलियन डॉलर अरब डॉलर्स जो है वो खर्च किए जा चुके हैं, और इसने अमेरिका की भी कमर तोड़ के रखी हुई है। इसके अलावा सूरत हाल ये है कि अमेरिका जिस आबनाए हरमज़ को खुलवाना चाह रहा था, उस आबनाए हरमज़ में अपना भी जहाज़ तबाह करवा बैठा है, वहाँ भी उस पर मिसाइल हुए और वो पीछे खुले पानी में चला गया। और दूसरा जो अमेरिका ने दुनिया को कहा कि आप जो है ना हम आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, अपने जहाज़ बेचें, तो भाई अब दुनिया उस पर एतमाद भी नहीं कर रही। दुनिया कह रही है कि भाई अपने जहाज़ को ये बचा नहीं सके, जंगी जहाज़ को, जो कि उनका खुले आबने हरमज़ के हिफाजत के लिए आया था कि जी हम इसको ईरान को यहाँ करने नहीं देंगे। अब आबने हरमज़ के नीचे बारूदी सुरंगें भी हैं,
دوسری طرف ایرانی میزائل مسلسل جہازوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایسے میں جو بھارت ہے اس نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے تو بھارت کے جہاز نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی جس کو تباہ کر دیا گیا. باقی پھر جہاز پیچھے رہ گئے. اور ابھی لاسٹ جس جہاز کو تباہ کیا گیا جناب, یہ میں آپ کو بتا دوں, بصرہ کے قریب آئل ٹینکر پر ایرانی حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں بھارتی لوگ بھی مارے گئے, ان کے عملے کے جو لوگ تھے. ساتھ ہی ساتھ میں بتاؤں کہ اس وقت رائٹ ناؤ ایران جنگ کی سچویشن جو ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے 2 ٹوکے رن کر دے کہ ہم اس جنگ کے اندر حصہ نہیں لے رہے. اور اسی ساری صورتحال میں آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم بہت زبردست قسم کا حملہ کریں گے. تو انہوں نے حملہ کیا ہے اور یہ اس وقت ایران کے اندر جو میں بات بھی کر رہا ہوں ویڈیو اپلوڈ ہونے تک بڑے زبردست قسم کے فضائی حملے بھی جاری ہیں. B-2 بمبار تیارے اور بڑے اپنی طرف سے کوشش کر کے پوری اپنی توانائی جھونک کر ایران کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی صورتحال میں ہولناک ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, ان کے ایٹمی جو ریئیکٹرز ہیں, معاملات ہیں, اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از ایران پر ہونے والے اب تک کی جتنی بھی کارروائیاں ہوئی, جتنے بھی حملے ہوئے, اس کے نتیجے میں ایران کے جو جوابی کارروائی وہ رک نہیں رہی اور اس کارروائی نے کافی حد تک تباہ کر کے رکھ دی. کیونکہ ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ 2000 کلومیٹر رینج کا جو میزائل ہے نا وہ ایران نے اگر کر دیا. اگر 2000 کلومیٹر رینج کا کر دیا تو میرے خیال سے بالکل پہنچ گیا, وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بارڈر پر پہنچ گیا, اسرائیل کے اندر تک پہنچ گیا. یعنی ڈائریکٹ ایران سے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کی پوزیشن والی باتیں ہو رہی ہیں. تو اسی ساری صورتحال میں آپ اندازہ یہ لگائیے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کو لے کر بڑا ٹچی ہے. تو وہ اپنی پالیسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں. تو اس سلسلے میں ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ سعودی عرب پہنچ گئے اور سعودی عرب پہنچ کے انہوں نے یقیناً ملاقاتیں کر لی. کیونکہ اس وقت رائٹ ناؤ دیکھیں سنی عرب ورلڈ جو ہے نا, یا سنی ورلڈ کی طرف سے بڑا زبردست ایک جیسچر دیا جا رہا ہے. مطلب ترکی کی طرف سے بھی ایران پر ہونے والے حملے کی مذمت کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے بھی ایران پر ہونے والے حملے کی مذمت کی جا رہی ہے اور عرب ممالک کی جانب سے. لیکن ایک پوائنٹ جس کو لے کر سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ جناب آخر کیا وجہ ہے کہ ایران نے اپنی سارا زور جو ہے عرب ممالک میں امریکی اڈوں پہ لگایا ہوا ہے. دیکھیں عرب ممالک کے اندر امریکی اڈے ضرور ہیں, لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا اس لڑائی کا جب آپ ڈائریکٹ اسرائیل کے اندر کارروائی کریں گے. آپ اڈوں کو جتنا مرضی ٹارگٹ کر دیں, جتنا مرضی آپ اڈوں پر آ کر حملے کر دیں, لیکن ان اڈوں سے امریکہ کا نقصان کم ہے اور اس مسلمان ملک کا نقصان زیادہ ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اچانک نہ اڈے ختم ہو سکتے تھے نہ کچھ. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کا ایک ہی موقف تھا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ اپنی لڑائی کا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں جو کہ وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں جانا چاہیے. تو اب سچویشن اس لحاظ سے بڑی گھمبیر ہے کیونکہ مسلسل بحرین پر, قطر پر, UAE پر حملے جاری ہیں. سعودی عرب پر حملوں کی کہا جا رہا ہے ریاض پر حملے کیے جائیں گے. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بھائی آپ سارے حملے جو ہیں فوکس کریں اسرائیل پر اور اسی اسرائیل کو پھر آپ اپنے وہ کہتے ہیں کہ ایک طاقت بن کر مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے نا. تو اس وقت اس سچویشن کو کوشش کی جا رہی ہے کنٹرول کرنے کی. ایران کو ابھی بڑے ہوش سے چلنے کی ضرورت ہے, اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں گنوانا چاہیے.